आज हम देखने वाले हैं कृषक गान। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो कविता का नाम है कृषक गान। तो ये किसने लिखा है? दिनेश भारद्वाज जी ने ये लिखा है। उनका जन्म 1943 में हुआ था, मुरैना गांव में। कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश में है। हम्म दिनेश भारद्वाज जी की रचनाएं जमीन से जुड़ी रहती है। मतलब उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी जो कविताएं हैं, वो जमीन से जुड़ी है, अपनी धरती माता से जुड़ी हुई है, अपनी पृथ्वी से जुड़ी हुई है। मतलब उनको जमीन को लेकर बहुत ही लगाव है। आपकी कहानियां, कविताएं पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती है। मतलब आपकी जो कहानियां हैं, आपकी जो कविताएं हैं, अगर मैं कोई पत्र लिख रहा हूँ, अगर तो उसकी शोभा बढ़ा देते हैं। हम्म कृतियां मतलब उन्होंने क्या क्या लिखा है, उनके कौन से संग्रह अवेलेबल है? तो जन्म और जिंदगी, तृष्णा से तृप्ति तक, एकात्म इत्यादि इनकी जो कृतियां है वो प्रसिद्ध है। अभी देखिए पद्य संबंधी। हम्म प्रस्तुत गीत कृषक के जीवन पर आधारित है। चित्र में आप देख रहे हो कि एक किसान है जो हल चला रहा है। तो प्रस्तुत गीत जो है वो कृषक के जीवन पर, अपने जो फार्मर्स है, हाँ, उनके जीवन पर आधारित है। अन्नदाता कृषक की दुर्दशा का वर्णन करते हुए, अन्नदाता जो हमें अन्न देता है उसे अन्नदाता कहलाते हैं। अन्नदाता कृषक की दुर्दशा मतलब उनकी जो खराब कंडीशन है, उनकी जो परिस्थिति है, उसका वर्णन करते हुए कवि उसका महत्व और सम्मान पुनः स्थापित करना चाहते हैं। तो कवि इस कविता से उस जो कृषक है उसका जो महत्व है वो हमें समझाना चाहते हैं। उनकी जो उनका जो सम्मान है वो वापस लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने अन्नदाता है। अगर वो नहीं है तो हम भी जी नहीं सकते हैं। हम्म तो देखिए अभी हम देखते हैं इस कविता के बारे में। हम्म हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है। मतलब देखिए वो इतना गरीब है फिर भी वो इतना संतुष्ट है, इतना संतोषी है। मतलब उसके पास संतोष रूपी धन है। हम्म तलवार ले मतलब उसके पास, तलवार ले मतलब उसके पास संतोष रूपी धन है, वो उसमें बहुत खुश है। जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है। जगत में मधुमास, अभी मैं पहले आपको इसका शब्दशः अर्थ बताती हूँ और फिर हम देखेंगे कि इस हर एक पंक्ति का मतलब क्या है। तो मधुमास का मतलब है वसंत ऋतु। ठीक है, वसंत ऋतु। उस पर सदा पतझर रहा है। पतझर मतलब पत्ते झड़ते रहते हैं। वसंत ऋतु में झाड़ के ऊपर कोई पत्ते नहीं रहते हैं। दीनता का अभिमान जिसका, आज उस पर मान कर लो। दीनता मतलब जो बहुत गरीब है, दीन है, आज उस पर मान कर लो मतलब उसका बड़ा सम्मान कर लो। उस कृषक का गान कर लो मतलब ऐसे मेरे कृषक का, मेरे देश के कृषक का, किसान का मैं गान कर लूं। मतलब उसके बारे में गाना गा लूं। हम्म तो इसका देखिए क्या है। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है। दीनता अभिमान जिसका, आज उस पर मान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। मतलब कृषक जो है, तो अपने जो किसान है उनके पास कुछ नहीं होता है, फिर भी वो बहुत संतुष्ट होते हैं। संतोष रूपी ही उनका धन है। मतलब संतोष ही उनका सबसे बड़ा धन है। तलवार तलवार लेकर खड़े हैं मतलब संतोष की तलवार, मतलब धन, संतोष रूपी धन की तलवार लेकर वो खड़े हैं। हम्म जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है। मतलब वसंत अगर ऋतु रहता है तो कृषक के जीवन में सदैव पतझड़ ही रहता है। हम्म मतलब पूरे संसार में, पूरे जगत में कैसा भी वसंत आए, मतलब
वसंत ऋतु में जिस प्रकार से पतझड़ हो जाता है, वैसे कोई भी मधुमास हो, मतलब कोई भी बसंत हो, मतलब हमेशा इसके ऊपर पतझड़ ही रहता है, मतलब वो हमेशा दीन ही रहता है, गरीब ही रहता है। अर्थात ऋतुएं बदलती है, लोगों की परिस्थितियां बदलती है, परंतु अपना जो किसान है, उसके भाग्य में हमेशा दुख ही दुख है। ठीक है। और सुख का अभाव है। उसकी स्थिति जो है, उसकी अवस्था जो है, वो बहुत दयनीय है। इसलिए लिखा है ना यहाँ पे, दीनता अभिमान जिसका, आज उस पर मान कर लूं। मतलब जो बहुत दयनीय है, जिसके ऊपर बहुत ही मुझे दया आती है, उसके ऊपर मैं आज थोड़ा नाज कर लूं। तो उस मेरे किसान को किसी से भी कुछ मांगना अच्छा नहीं लगता। हम्म अपनी जो दीनहीन दशा पर भी उसे नाज है। मतलब वो हमेशा बहुत एटीट्यूड से जीता है, जबकि उसके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है। कवि कहते हैं कि मैं ऐसी व्यक्ति पर अभिमान करना चाहता हूँ, और ऐसे किसान के ऊपर मैं गीत गाना चाहता हूँ। हम्म अभी देखते हैं हम लोग कविता की ये जो दूसरी पंक्ति है। चूस कर श्रम रक्त जिसका, चूस कर मतलब जिसका खून पसीना एक हो रहा है। कहाँ हो रहा है बच्चों? तो खेतों में काम कर कर। जगत में मधुरस बनाया, मधुरस मतलब जो खाना है, उसे उपमा दी गई है मधुरस की। एक सी जिसको बनाई, सृजक ने भी धूप छाया। सृजक मतलब बनाने वाला। एक सी जिसको बनाई मतलब ईश्वर ने सब सृष्टि में धूप और छाया दोनों एक जैसी ही बनाई है। सृजक ने भी धूप छाया मतलब रचना करने वाले ने, सृजक ने धूप और छाया दोनों एक जैसी ही बनाई है। हाँ, तो मौसम में कैसा भी बदलाव आए, बट ये कृषक की जो स्थिति है, इस किसान की जो अवस्था है, वो नहीं बदलती है। मनोजता के ध्वज तले आह्वान उसका आज कर लूं, उस कृषक का मैं गान कर लूं। देखो, इस पंक्ति में ये जो कवि है वो क्या कहना चाहता है। तो चूस कर श्रम रक्त जिसका, मतलब जो अपना खून पसीना, हाँ, अपना रक्त, है ना, जो जला रहा है, अपने खेतों में श्रम कर रहा है, और वो उसकी श्रम की वजह से आज हमें क्या मिल रहा है? जीवन रस, अन्न मिल रहा है। उसे मधुरस कहा गया है। ठीक है। तो ये किसान दिन रात खेतों में काम करती है और अपना खून पसीना एक कर देती है, और उसके बदले हमें जीवन रस देते हैं, मतलब हमें अन्न देते हैं। हम्म ऐसे ऐसे किसान की मैं क्या कर लूं? आज थोड़ी सी उसे उसकी मनुजता कर लूं। मनुजता मतलब कि मैं उसकी थोड़ी सी मनुष्यता, उसे थोड़ी मनुष्यता दिखाऊं। मतलब कवि कहना चाहता है, ईश्वर की बनाई इस सृष्टि में जैसे धूप और छाया दोनों भी एक जैसे हैं, मौसम में कैसा भी बदलाव आए, इस किसान की स्थिति नहीं बदलती है। पर हाँ, मतलब कितने भी मौसम आते हैं जाते हैं, बट किसान की अवस्था बिल्कुल सेम होती है। तो इस मानवता मैं इस मानवता के साथ उसका आवाहन करना चाहता हूँ। मैं इस कृषक का गान करना चाहता हूँ। मतलब थोड़ी सी उसे मनुष्यता दिखाना चाहता हूँ। विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है। मतलब जो विश्व का पालक है, जो माता पिता है इस पूरे विश्व का, उसको अमर कर रहा है। विश्व को मतलब विश्व को वो आ, खाना दे रहा है, मतलब विश्व का वो पालन करता है, उसे अमर बना रहा है, उसको वो मतलब जिंदगी दे रहा है। और इसलिए बोला गया है कि अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पालितों के पद दलित हो मर रहा है। हम्म किंतु अपने पालितों के पद दलित हो मर रहा है, मतलब वो लोगों को जीवन देता है। अपने पालितों के पद दलित हो मर रहा है,
मतलब जिनको पाल रहा है उनके ही पैरों तले वो मर रहा है, लोगों को जीवन देता है। बट अफ़सोस की बात ये है कि जिन्हें वो पाल रहा है, उन्हीं के ही द्वारा वो अपमानित किया जाता है ना? उनके ही पद दलित हो मर रहा है, मतलब उनके ही पैरों तले अपमानित होकर मर रहा है। आज उससे कर मिला, नव सृष्टि का निर्माण कर लूँ। मतलब आज उसको मैं हाथ पकड़कर सम्मान दे दूँ और एक नई सृष्टि बनाऊँ, जिसमें किसानों का सम्मान हो, जिसमें किसानों का महत्व हो। हुँ, उस कृषक का मैं गान कर लूँ। क्षीण नीज बलहीन तन को, क्षीण नीज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, उसरों को खून से निज उर्वरा कर डालता जो। छोड़ सारे सूर असुर, मैं आज उसका ध्यान कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। देखिए क्या कहना चाहता है वो कि क्षीण नीज बलहीन तन को, मतलब किसानों की ज़िंदगी ऐसे होती है कि उनको अपने शरीर की तरफ ध्यान देने के लिए भी बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, बल्कि उनके पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं होते। हुँ, वह पत्तों से ही अपना तन ढकने को मजबूर होता है। जो आदिवासी लोग हैं, जो पहाड़ों में रहते हैं, उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। हुँ, कृषक उसर धरती में जी तोड़ मेहनत कर रहा है और पसीने के रूप में अपने खून को बहाकर अपनी ज़मीन को उपजाऊ बना रहा है। हुँ, तो ये जो मेरा किसान है, ये मेरे लिए भगवान से भी बड़ा है और मैं चाहता हूँ कि देव हो या दानव के स्थान पर मैं कृषक का ध्यान करो, मतलब भगवान का ध्यान ना करते हुए सूर असुर, सूर मतलब भगवान देव, दानव मतलब असुर। हाँ, तो सूर और असुर का ध्यान ना करते हुए मैं इस किसान के ही पैर पड़ लूं, उसी के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करूं। हम्म, मतलब क्या बोला गया है देखो इस पंक्ति में, ऊसरों को खून से नीज कर, ऊसरों मतलब अपनी जमीन को अपने खून से उपजाऊ बना रहा है। उर्वरा कर डालता वो, ऐसी ऊसर धरती में जी तोड़ मेहनत करके और उसे उपजाऊ बनाता है। मतलब पहले जमीन बंजर रहेगी, उसमें मेहनत करेगा तो जमीन उपजाऊ बनेगी, उसमें कुछ आएगा जब उसमें मेहनत करेगा तो। ऐसी ज़मीन को मैं उपजाऊ बना रहा हूँ, उसमें कुछ अनाज निकले इसका प्रयास मैं कर रहा हूँ। तो कवि कहना चाहता है कि देव, भगवान, दीव, दानव इनको सबको भूलकर मैं इस किसान के ही पैर पड़ूँ, मैं उसका ही हमेशा ध्यान करता रहूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। आइए अब देखते हैं इसकी दूसरी जो पंक्ति है वो। हुँ? यंत्रवत जीवित बना है, यंत्रवत जीवित बना है, मांगते अधिकार सारे। यंत्रवत मतलब मशीन के समान, यंत्रवत मशीन के समान, मांगते अधिकार सारे। अपने जो अधिकार है, हाँ, वो बिना मांगे मशीन की तरह कंटिन्यूअसली काम कर रहा है। हम्म रो रही पीड़ित मनुजता, रो रही पीड़ित मनुजता मतलब ऐसे किसान की इतनी दुर्दशा देखकर आज मनुष्यता भी रो रही है। रो रही पीड़ित मनुजता, ये जो मानवता है ये भी आज रो रही है। हम आज अपनी जीत हारे, मतलब ये मानवता भी इस किसान की मतलब जीत है, फिर भी वो इतना हारे हुए हैं, इतना मतलब अपने खेतों में मतलब अनाज लेकर आता है, उसमें वो जीत जाता है, बट फिर भी वो बहुत हारा हुआ है, उसकी बहुत दुर्दशा हो गई है। हाँ, तो मनुष्यता भी उसको ऊपर शर्म करेगी, ऐसा उसका हाल है। जोड़ कर कण कण, जोड़कर कण कण उसी के नीड़ का निर्माण कर रहा हूँ। हम्म जोड़कर कण कण उसी के नीड़ का निर्माण कर रहा हूँ।
मैं कन-कन जोड़कर कृषक के लिए एक ऐसी नीड़ का, ऐसे घर का निर्माण करना चाहता हूँ। नीड़ मतलब घर, होम, जहाँ उसे एक अच्छा जीवन जीने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ प्राप्त हों। हुँ, उस कृषक का गान कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। मतलब मशीन की तरह जो अपनी ज़मीन में खून-पसीना एक कर रहा है, हुँ? उस उसकी जो दुर्दशा है, उसको देखकर मनुष्यता भी रो रही है। जीतता है, फिर भी वो उसकी जीत हार के बराबर है। तो ऐसे मेरे देश के किसान के लिए मैं सब कुछ करना चाहता हूँ और उसके लिए ऐसा एक घर निर्माण करना चाहता हूँ, जहाँ उसे सभी आवश्यक सुविधाएँ मिले, उसे सुकून मिले और ऐसे किसान का मैं गाना गाना चाहता हूँ, गीत गाना चाहता हूँ। ऐसे इस कवि ने इस कविता में कहा है। तो कहाँ से लिया है कवि ने ये? गीतों का अवतार गीत संग्रह से इस कविता को उठाया गया है। ठीक है? तो आशा करती हूँ कि सब लोगों को ये जो कविता है, वो समझ में आई है और हम ये जो अपना लेक्चर है, यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम एक्सप्लेनेशन लेके हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का आपके पास आएँगे। तो आपको बस ये करना है, लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है।